हाँ जी, नमस्कार भाई सभी लोगों को वेलकम है सेशन में, क्या हाल चाल है? आगे बढ़े, चलो। हेडिंग डालोगे आज के सेशन में आप लोग प्लेनेट। प्लेनेट इसी को हिंदी में कहा जाता है ग्रह। अब बात ये होती है कि प्लेनेट आप किसे कहोगे? तो प्लेनेट का मतलब होगा, ध्यान से सुनना, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो क्या कर रही है ना? ये क्या होते हैं? तो आपका आंसर होगा प्लेनेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड जो क्या कर रहे हैं? इसी नहीं चल रहा है। ये क्लाउड के टाइप में कराता नहीं हूँ, ग्रेनिस पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन इतने ज्यादा बनते नहीं है। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करो, परेशान मत हो। आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा उनको ग्रह कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी इसी को हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। जो ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इसकी समिट हुई, इसी को कहा गया प्राग समिट। इसे कहा गया प्राग सम्मेलन। इस प्राग समिट में कहा गया कि ग्रहों की डेफिनेशन में कुछ पॉइंट ऐड किए गए, और वो पॉइंट थे कि वो प्लेनेट जो भी उसका नेवर प्लेनेट है, उसकी ऑर्बिट होगी कोई ना कोई, बोलो भाई ना, तो नेवर प्लेनेट ऑर्बिट डू नॉट ओवरलैप। बात समझ में आ रही है? क्या कहा गया कि अपने अपने पड़ोसी ग्रह की कक्षा को न काटता हो। ये डेफिनेशन दी गई। और जैसे ही ये वाली डेफिनेशन दी गई, पीटी सॉइल का मतलब होता है पीट सॉइल, दलदली मिट्टी जो आपको पढ़ाई है। ठीक है, हाँ जी। जैसे ये डेफिनेशन दी गई, तो इस डेफिनेशन के बेस पर जो प्लूटो प्लेनेट था, इसको क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेग्लेक्टेड फ्रॉम प्लेनेट कैटेगरी। जो प्लूटो था, उस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकल दिया गया। आगे बात समझना। फिर ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? तो ध्यान से सुनना, ग्रहों की संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जो सूर्य के नजदीक है वो है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। नेक्स्ट है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। फिर आ जाती है अर्थ, यानी पृथ्वी। इससे आगे जब जाएंगे तो आ जाता है मार्स, यानी कि मंगल। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। जुपिटर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है जी सैटर्न, यानी कि शनि। और आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है यूरेनस, यानी कि अरुण। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेपच्यून, यानी कि वरुण। ये प्लेनेट हो गए टोटल। जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। इस एस्टेरॉइड बेल्ट के आधार पर इन्हें कहा जाता है इनर प्लेनेट और इन्हें कहा जाता है आउटर प्लेनेट। यानी मुख्य ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 4 और 4 8। मुख्य ग्रहों की संख्या 8। ठीक है, मुख्य ग्रहों की संख्या होगी 8। अमित बोल कर करेंगे ओके सर, बिहार वाज द राइट आंसर। एक्चुअली में जो तराई रीजन पड़ता है ना, नॉर्थ बिहार, ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, ये पूरा पूरा क्षेत्र पीट सॉइल के अंतर्गत आता है। पीट सॉइल भी बोला जाता है इसी को। और मैंने आप लोगों को लिखाया होगा ऐसे ही पीट सॉइल। और इसी पीट सॉइल में सिंघाड़े का उत्पादन किया जाता है, जूट का उत्पादन किया जाता है, मखाने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसे नोट करके आगे बढ़ते हैं। तो स्पेन आपने इतना तैयार कर लिया, सफिशिएंट है, परेशान ना हो। एक एक करके हेडिंग डालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी यानी कि बुध ग्रह की, ये है नियरेस्ट प्लेनेट। ये है सूर्य का नजदीकी ग्रह। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो क्या इसका एटमॉस्फेयर है? एक तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और एटमॉस्फेयर के साथ साथ एक इसका सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो दोनों प्राप्त होते हैं, आपका आंसर होगा नॉट फाउंड। दोनों ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ कंडीशन ये बनती है कि यहाँ की जो डे होते हैं ना, डे कैसे होते हैं? डे होते हैं वेरी वार्म। और जो नाइट होती है, नाइट कैसी होती है? नाइट होती है कोल्ड। आपसे पूछा जाएगा रोटेशन टाइम, यानी कि घूर्णन समय। एक होगा रेवोल्यूशन टाइम, परिक्रमण समय। जो रोटेशन टाइम होता है मरकरी का, वो होता है 59 डेज, और रेवोल्यूशन टाइम होता है 88 डेज। ठीक है ना, 59 डेज और 88 डेज। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। मरकरी के बाद फिर नेक्स्ट आता है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसे इस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा इवनिंग स्टार। इवनिंग मॉर्निंग स्टार। क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। आगे मैं बात करूंगा वीनस की, तो इस पर CO2 का एटमॉस्फेयर पाया जाता है। CO2 का वायुमंडल पाया जाता है। CO2 क्या करेगी? रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगी। तो याद रखना, इसे माना जाता है हॉटेस्ट प्लेनेट। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको। अगर रोटेशन टाइम पूछा जाता है तो 224 डे होता है, जबकि रेवोल्यूशन टाइम अगर पूछा जाता है तो 243 डे होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सैटेलाइट होगा इसका कोई भी, तो आपका आंसर होगा सैटेलाइट नहीं होगा। कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे दूसरे प्लेनेट के बारे में जिसका नाम है मार्स, यानी कि मंगल। आप सभी को अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। और उसी आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा कलर होता है? इसका रेड कलर होता है। आगे बात समझ में, कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। जो मंगल ग्रह है, आगे मैं मंगल ग्रह की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसका जो टिल्ट एंगल है, यानी कि इसका जो अक्षीय झुकाव है, इसका अक्षीय झुकाव कितना है? टिल्ट एंगल कितना है इसका? तो इसका जो टिल्ट एंगल है वो है 24 डिग्री। और रोटेशन टाइम कितना है इसका? 24 घंटे। मतलब लगभग पृथ्वी के समान कंडीशन है। यही कारण है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह सीजनल चेंज होता है। क्या होता है यहाँ पर? सीजनल चेंज होता है। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए, समझिए। जो मंगल ग्रह है, ठीक है ना, इसके सैटेलाइट है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है। सैटेलाइट दो है, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। और जो डीमोस है, यह है सबसे छोटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है, तो इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो है 687 डे। पूरा नोट करेंगे जल्दी से फटाफट से। नोट हुआ?
आगे बढ़े। अब हमें समझना है नया प्लेनेट जिसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो ये है लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है ये? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे मैं बात करूंगा तो ये कैसा दिखता है? हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जुपिटर की, तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो जुपिटर है इसके सराउंडिंग में, जैसे जुपिटर हो गया, इसके सराउंडिंग में क्या है? इसके सराउंडिंग में रिंग्स पाई जाती हैं, चारों क्या पाई जाती हैं? रिंग पाई जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसके सैटेलाइट कितने हैं? इसके जो सैटेलाइट है वो 79 है, जिनमें लार्जेस्ट कौन सा है? आंसर होगा आपका गैनीमीड। रोटेशन टाइम आपसे पूछा जाएगा 9 घंटे है, रेवोल्यूशन टाइम आपसे पूछा जाएगा 11.86 ईयर है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। जुपिटर के बाद में नेक्स्ट आएगा अब सैटर्न। यह सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। इसकी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो है इसकी याद रखना वाटर से कम है, मतलब इसकी मिट्टी अगर पानी डालोगे तो डूबेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो जो सैटर्न है इसे कहा जाता है डेंसिटी कम होने की वजह से ग्लोब ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का गोला, ग्लोब ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का गोला कहा जाता है। आगे मैं बात करूंगा तो रोटेशन टाइम कितना सेकंड है ना, इस पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है या नहीं? तो याद रखना मीथेन पाई जाती है यहाँ, मीथेन और CO2 इसका एटमॉस्फेयर है। आगे हम बात करेंगे तो इसका रोटेशन टाइम कितना है? रोटेशन टाइम इसका 11 घंटे, रेवोल्यूशन टाइम कितना है? तो वो है 29 ईयर। सैटेलाइट पूछे जाते हैं कितने हैं? तो आंसर होगा आपका सैटेलाइट है इसके 82, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। जो टाइटन है, टाइटन क्या है? सबसे बड़ा है। नोट कर लीजिए। नोट हुआ? आगे बढ़े। नेक्स्ट निकलवा यूरेनस, हिंदी में इसी को कहा जाएगा अरुण। सबसे पहली बात ये घिरा हुआ है किसी मीथेन क्लाउड से, कवर्ड बाई मीथेन क्लाउड, मीथेन के बादलों से घिरा है, मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है। अब जब ये मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है तो इसलिए इसे कहा जाता है क्या? ग्रीन प्लैनेट। इसे कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसका जो टिल्ट एंगल है वो कैसा है? हाई है, यानी कि जो अक्षीय झुकाव है वो कैसा है? अधिक है। अब अक्षीय झुकाव इसका अधिक है इसलिए इसको कहा जाता है लाइन प्लैनेट, मतलब कि लेटा हुआ ग्रह। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसका रोटेशन टाइम कितना है? रोटेशन टाइम है इसका 17 घंटे, रेवोल्यूशन टाइम पूछा जाता है तो कितना है? आपका आंसर होगा 84 ईयर। अगर सैटेलाइट पूछे जाते हैं कितने? 27। नेपच्यून की अगर बात करेंगे तो ये है फारेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो ये ओल्डेस्ट प्लैनेट है। रोटेशन टाइम से अगर पूछा जाता है तो 16 आवर्स है, रेवोल्यूशन टाइम में पूछा जाता है तो वो है 164 ईयर। एक बार कमेंट करो जो मैंने एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर कराया था वो मेटियोर्स को एक्सप्लेन किया था या नहीं? उल्का पिंड आयन मंडल के साथ बताया होगा कि आयन मंडल और मध्यमंडल किस प्रकार से उल्का पिंड से हमारी सुरक्षा करते हैं। एक बार कमेंट करो है ना। इसके 14 सैटेलाइट हैं, बताया होगा, देखो एक बार चेक करो। नहीं बताया तो चलो कोई बात नहीं, हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो मून। इसे क्या माना जाता है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चंद्रमा या उपग्रह। अगर हम बात करेंगे मून की तो ध्यान से सुनना, चंद्रमा का जो रोटेशन टाइम है वही इसका रेवोल्यूशन टाइम है और वो है 27 दिन 7 घंटे। अब क्योंकि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम एक है तो इसलिए हमें, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ मून, है ना, यानी कि हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। आगे बात समझ में? जैसे कि लिखा 70 घंटे रोटेशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम 84 साल। हाँ जी, हमें चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट मैं बात करूंगा चंद्रमा के बारे में तो डिस्टेंस की क्या कंडीशन है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, पृथ्वी और चंद्रमा की मध्य दूरी मैक्सिमम अगर आपसे पूछी जाती है तो मैक्सिमम होती है 406.0 किलोमीटर और जो मिनिमम है वो है कितनी? आपका आंसर होगा 386.0 किलोमीटर, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इसे कहा जाता है अपोजी, यानी कि अपभू। मिनिमम डिस्टेंस जो होती है इसको लिखा जाता है पेरिजी, यानी कि उपभू, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं और क्या खास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो चंद्रमा पर क्या दिखाई देते हैं? क्रेटर्स, या मैं सीधा लिखता हूं सॉइल ऑफ मून क्या कहलाती है? चंद्रमा की मिट्टी को कहा जाता है रेगोलिथ, ठीक है। अब क्या चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश है? आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड लाइट है वो, ठीक है ना। जो मून लाइट है इसको समझ लेते हैं क्या वाले, जो मून लाइट है वो क्या है? वो है रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन। ये है सूर्य का परावर्तित प्रकाश है ना। अब ध्यान से सुनना, जब ये मून लाइट में कोई भी चेंज होता है तो इसी चेंज को कहा जाता है फेज ऑफ मून, इसी को कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं, इसी को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यू मून, यानी कि अमावस्या, ठीक है। और जब चंद्र क्या नाम है, सूर्य और पृथ्वी से अलग हो जाता है चंद्रमा, तब इस कंडीशन को कहा जाता है फुल मून और हिंदी में कहा जाता है इसको पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 14 दिन का अंतर। एक महीने की अगर बात करोगे तो एक महीने में
ध्यान से सुनना, क्या क्या होगा, एक पूर्णिमा होगी, एक अमावस्या होगी। ठीक है, चलो जी, चंद्रमा भी पूरा कर दिया। एक बात पूछनी आप लोगों से, कमेंट कर दो जल्दी से। हाँ भाई, क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक वीडियो से कर लोगे? बताओ। देखो ध्यान से, मेटियोर्स क्या होते हैं, उल्का क्या होते हैं। मेटियोर्स की अगर मैं बात करूं, मेटियोर्स क्या होते हैं, ये होते हैं जी पार्ट ऑफ इक्लिप्स, अरे सॉरी, पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड। ये क्षुद्र ग्रह का भाग होते हैं। क्या होते हैं ये? क्षुद्र ग्रह का भाग होते हैं, ठीक है जी। और कहां पर होते हैं, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड अवे फ्रॉम अर्थ। ये पृथ्वी से दूर स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, पृथ्वी से दूर स्थित होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटी एरिया हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर ये मौजूद है तो पृथ्वी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये गलती से अर्थ के ग्रेविटी एरिया में आ गया तो एक बात बताओ, पृथ्वी इसको खींचेगी अपनी तरफ या नहीं, है ना? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हेन रीच इन ग्रेविटी एरिया ऑफ अर्थ अट्रैक्ट विद हाई स्पीड, है ना? मैं लिख देता हूं, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में पहुंचने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। जब पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तेजी से ये आकर्षित होते हैं। और जब तेजी से आकर्षित होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, है ना? यानी कि वायु घर्षण के कारण जलना शुरू। वायु घर्षण के कारण ये जलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, इन्हें क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार, यानी कि टूटता हुआ तारा कहा जाता है। और जब ये बिना जले हुए पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, तब इनको कहा जाता है मेटियोराइट। तब इनको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहां आकर्षित होंगे, तो आंसर होगा ये इक्वेटर लाइन हो जाएगी, पोल्स होंगे। तो पोल्स पर हमेशा ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, तो ये ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्वाधिक आकर्षित होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्वाधिक आकर्षित होते हैं। मैप वाली क्लास क्या कंटिन्यू करनी है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर ये सब हो रहा है तो इसको मेटियोर्स या उल्का कहा जाएगा। अब अगर सन के रेस्पेक्ट में सेम प्रोसेस होगा तो इसको कॉमेट स्टार कहा जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है। पुच्छल तारा को कौन आकर्षित करता है, तो ये बेसिकली बना हुआ होता है रॉक, डस्ट और गैसेस का। और इसको आकर्षित कौन करता है, तो आपका आंसर होगा सूर्य। ये सूर्य द्वारा आकर्षित होता है। और जब ये सूर्य द्वारा आकर्षित होता है तो ऐसी स्थिति में जलना शुरू कर देगा। तब इसको क्या कहा जाएगा, पुच्छल तारा कहा जाएगा। नोट करो जल्दी से। तब इसको क्या कहा जाएगा, पुच्छल तारा। मेटियोराइट तब कहा जाता है जब आधा जला आकर गिर जाएगा, पृथ्वी पर एक चट्टान की टुकड़ी की तरह आकर गिर जाएगा, तब इसको कहा जाएगा मेटियोराइट। आगे बढ़े, कल बिहार की क्लास है, जब आप यूट्यूब पे जाओगे ना आपको दिख जाएगा। दो वाली क्लास है, ठीक है, इवेंट बन चुका है कल के लिए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, उल्का पिंड हो गया, मेटियोर्स वगैरह सारी चीज करा दी, है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, टाइट ज्वार। आपका कौन है नेक्स्ट?